अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 20, या जिसको कहें कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6। तो इसके बारे में अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे तो पहले तो इंट्रोडक्शन होगा लाजमी इस रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के हवाले से। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद एसटीडीज़ यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है, वी नो दैट लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लिविंग थिंग्स लिविंग चीज़ में से ही आएंगी, कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं आ जाती। और इस तरह से लाइफ जो है वो चलती रहती है, लाइफ लाइफ को जन्म देती है, इसी को बायोजेनेसिस कहा जाता है। अब लिखा हुआ है द ओल्डर वंस कॉल द पेरेंट्स, जो हमसे पहले होंगे वो पेरेंट्स कहलवाएंगे और जो नए बनेंगे वो प्रोजेनी कहलवाएंगे। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगल सेल मौजूद है। कल को ये सेल एक वक्त आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें से दो सेल्स बनेंगे, ये दो सेल्स। अब ये जो दो सेल्स होंगे ये हमारे पास प्रोजेनी कहलवाएंगे, और जो पहले वाला सेल था वो पेरेंट सेल कहलवाएगा। और प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक प्रोसेस जिसके अंदर जो जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो अपनी ज़्यादा किस्में बनाते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप सिंपल समझिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। एक चीज़ बन चुकी है, वो दोबारा से चीज़ों को बना रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। री मना फिर से, प्रोडक्शन मतलब कि बनना। आगे मजीद इस प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ओनली वाइटल फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सिर्फ जानदार के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस। लेकिन ये जानदार के अलावा उसकी पूरी नस्ल की, उसकी पूरी रेस की बका का भी ज़रिया है। एक ऑर्गेनिज्म जो कि जल्दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी तादाद को ज़्यादा जल्दी बढ़ाता है, उसकी कंटिन्यूटी के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसकी निस्बत के अंदर एक ऐसा जानवर जो कि बहुत ही देर से जो है बहुत ही स्लो रिप्रोड्यूस करता है। आप एक एग्जांपल ले लें रैबिट की, जो कि तकरीबन 6 मंथ का हो जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ रेस के लिए भी होता है। मजीद के बारे में लिखा हुआ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ विद अ फ्रेश स्टार्ट। तो नई शुरुआत होती है, फिर उसके बाद लाइफ चलती रहती है। एक सेल था, पुराना सेल वो टूटा, नए सेल बने, वो दोबारा से नए सेल लाइफ को कंटिन्यू करेंगे और वो अपनी किस्में बनाते रहेंगे। इस रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। एक सेल जो है जब वो डिवाइड हो रहा होता है तो वो अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है दोनों सेल्स के अंदर। मिसाल ये एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में जो डीएनए मौजूद होगा, वो डीएनए जो होगा जब दो सेल्स बनेंगे उन दोनों में वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। आगे मज़ीद लिखा हुआ है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों सालों से नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर जिनको सिलेक्ट करे। हमारे आसपास में सिर्फ वही जानदार ज़िंदा रह सकते हैं जो नेचर के बिल्कुल मुताबिक हों। मिसाल के तौर पर इन्वायरमेंट हमारा जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर गर्मी का मौसम मौजूद है, लेकिन जानदार ऐसा बना हुआ है जो कि सर्दी के हिसाब से ज़िंदा रहने वाला है। अब लाजमी बात है, सर्दी वाले जानवर को नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी तो उसका खात्मा हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में कई ज़्यादा जानदार जो हैं वो एवॉल्व हुए हैं और उन्होंने रिप्रोड्यूस करके अपनी कई ज़्यादा किस्में बनाई हैं। नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में जानदार अपने आप को बदल भी लेते हैं, तो इसी वजह से कई ज़्यादा किस्में एवॉल्व हुई, उन्होंने अपनी अलग अलग नस्लें बनाई। अब जानदारों ने जो नस्लें बनाई, उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, वो दो तरह से बढ़ाया। एक तो उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लिया और दूसरा उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अगर सिंगल सेल है, किसी और सेल के इन्वॉल्वमेंट के बगैर डिवाइड हो रहा है और वो नई नस्ल को बना रहा है, तो इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। जिसके अंदर ओनली वन सेल है, ये एक हमारे पास सेल है तो इसको कहेंगे वन सेल, ये डिवाइड होगा और दो सेल बन गए, दिस इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में यही बात लिखी हुई है कि वन पेरेंट डिवाइड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि एक ये सेल है, दूसरा ये सेल। पहले तो ये दोनों सेल्स कलेक्ट हो जाएंगे,
उनके जुड़ने से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो क्योंकि इसमें दो सेल्स, एक ये दूसरा ये, दो सेल दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। अभी अगर हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो लिखा हुआ इट इज़ द प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट। इससे एक तो प्रीमेटिव मेथड कहा हुआ है। प्रीमेटिव मेथड का मतलब होता है जो कि शुरुआती किस्म होती है रिप्रोडक्शन की। तो ये रिप्रोडक्शन की शुरुआती किस्म है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट से, सिर्फ सिंगल सेल से जो है एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाता है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट। दूसरा ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होगा, दूसरा गेमेट, दूसरा सेल नहीं होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक सेल है उसके साथ दूसरा सेल फ्यूज़ हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, दिस इज़ फर्टिलाइजेशन। तो ना कोई दूसरा पार्टनर होगा, ना कोई दूसरा सेल होगा, ना दूसरे सेल्स उसमें कलेक्ट होंगे, मिलेंगे। तो एक ही सेल इंटरपेटेडली खुद से डिवाइड होगा और फिर नए सेल्स को वजूद में लाएगा, नए ऑर्गेनिजम्स को वजूद में लाएगा। ये प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलवाएगा। आगे लिखा हुआ है द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर द एग्जैक्ट कॉपी एंड दस आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब हमने ये बात की कि एक पेरेंट था, उसके अंदर डीएनए था। अब लाजमी बात है उसके जो सेल्स बनेंगे उनमें भी वही डीएनए होगा जो इस सिंगल सेल में मौजूद था। तो इसीलिए क्योंकि सेम डीएनए पहुंचा है उन दोनों सेल्स के अंदर, तो वो दो सेल्स भी बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में, और कोई चेंज उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के जैसे, क्योंकि उनके पास ऑफस्प्रिंग्स के पास सेम डीएनए हासिल होता है पेरेंट वाला। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसके बारे में लिखा हुआ इट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स। इसके अंदर कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें सेक्स सेल कह रहे हैं या जिन्हें हम गैमेट कहते हैं। एक इसमें मेल गैमेट होता है जो स्पर्म कहलवाता है, और दूसरा फीमेल गैमेट होता है जो ओवम कहलवाता है। लेकिन ये जो स्पर्म होता है ये फ्यूज़ हो जाता है, ये मिल जाता है, जुड़ जाता है एग के साथ में। स्पर्म छोटा होता है, एग बड़ा सेल होता है, तो एग के साथ में स्पर्म फ्यूज़ हो जाता है, और फ्यूज़ होने के बाद ये जो सेल बनाएगा वो जाइगोट कहलवाएगा। अब ये जो जाइगोट होगा ये समझ ले एक नया ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर फिर हमें सेल डिवीजन देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और ये फिर एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जीन्स की हमें वेरिएशन, जीन्स का चेंज होना नज़र आता है। जीन्स का चेंज क्यों होना नज़र आया हमें? क्योंकि ये जो स्पर्म है इसके अंदर एक अलग डीएनए मौजूद है, और जो एग है, ओवम है, उसके अंदर अलग डीएनए मौजूद है। इन दोनों सेल्स के फ्यूज़ होने के नतीजे में, इनके मिलने के नतीजे में जाइगोट बना है। यानी जाइगोट में कुछ स्पर्म्स का डीएनए का हिस्सा भी है, कुछ एग के डीएनए का हिस्सा भी है। तो एक मुख्तलिफ हमारे पास एक न्यू किस्म बन चुकी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर आ चुकी है। और उसके अलावा एडाप्टेबिलिटी भी नज़र आएगी, यानी कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडाप्ट कर पाएगा। आगे फिर वही बातें आ गई। अल्टरनेटिवली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज अ सिंगल पेरेंट टू जेनेट जेनेटिकल आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफस्प्रिंग विदाउट स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके अंदर कोई खास रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते, गेमेट्स नहीं होते, सिर्फ सिंगल सेल ही होगा, और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आइडेंटिकल होगा क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक मिक्सअप नहीं होता, तो वो सिमिलर होगा पेरेंट सेल के मुकाबले में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। लिखा हुआ है द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेजेस सच एज गेमेटोजेनेसिस। पहला प्रोसेस होगा गेमेटोजेनेसिस, जिसके नतीजे में गेमेट्स बनेंगे, यानी कि स्पर्म और एग जिस नतीजे में बनेंगे वो प्रोसेस गेमेटोजेनेसिस। फिर मेटिंग, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में जुड़ना, मिलना। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, गेमेट्स का आपस में मिलना। फिर गेमेट्स के मिलने से जाइगोट बन जाएगा। फिर उस जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होना, और फिर बर्थ होना या हैचिंग होना। बर्थ एक जैसे हमारे अंदर बर्थ होती है, और जो हमारे पास एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनमें हैचिंग होती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे के अंदर। आगे मज़ीद इसकी कंट्रोल के हवाले से लिखा हुआ है कि हार्मोन्स इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा सेल्यूलर डिफरेंटिएशंस, यानी कि सेल्स अपने आप को मुख्तलिफ सेल्स में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि सिर्फ जाइगोट में एक सेल था लेकिन उसमें से कई ज़्यादा मुख्तलिफ सेल्स बन जाते हैं। उसके अलावा मार्फोलॉजिकल चेंजेस, मार्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि उसकी शक्ल बदल जाना। पहले एक सेल होगा, फिर वो अलग शक्ल का आएगा, फिर एक ऑर्गेनिज्म अलग शक्ल का, तो उसके अंदर कई ज़्यादा शक्लें जो है वो बदलती रहती हैं।
तो इस तरह से ये कई सारे मामला जो है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये इंट्रोडक्शन के तौर पर इतना काफ़ी था आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।